Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the foreign exchange rate, how the foreign exchange rate is determined, and what is the difference between fixed and floating exchange rate. What is the foreign exchange rate? It is the price of one currency in terms of another currency. For example, if there are two currencies, Pak rupee and US dollar, and with the help of $1, dollar one, if we can purchase 280 rupees, then the foreign exchange rate between dollar and rupee is $1 equal to 280 rupees. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, if we want to write what is the price of rupee in terms of dollar, तो प्राइस ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर को आप कैसे लिखेंगे? दैट इज $1 over 280 rupees. That is $0.00357. इसका मतलब क्या है? It means with the help of 1 rupee we can purchase $0.00357 कि ₹1 की मदद से आप कितने डॉलर खरीद सकते हैं? दैट इज द प्राइस ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. और इसी तरह से अगर हम कहें कि प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी क्या होगी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज रुपी ओवर डॉलर. फॉर एग्जाम्पल कि हम $1 से 280 रुपीज परचेज कर सकते हैं, तो दैट इज रुपी ओवर डॉलर 280 ओवर $1, दैट इज 280 रुपीज. इसका मतलब क्या है कि $1 इज एबल टू परचेज 280 रुपीज. और ये जो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हाई या स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट. सपोज अगर $1 से पहले आप खरीद सकते थे 280 रुपीज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इन पास्ट टाइम a dollar is able to purchase 280 rupees. It means the rupee price of rupee in terms of dollar is 1 over 280. That is $0.00357. इसका मतलब क्या हुआ कि ₹1 की मदद से आप $0.00357 खरीद सकते हैं. अगर ये पास जो है वो एक्टिविटी है और अब आप जो $1 से पहले से कम रुपी खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब है कि रुपी जो है वो स्ट्रांग हो गया. जैसे कि अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इक्वल टू 100 रुपीज हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रुपी है वो पहले से स्ट्रांग हो गया और जो डॉलर है वो पहले से वीक हो गया. पहले आप ₹1 की मदद से कितने डॉलर खरीद सकते थे? 0.00357. और अब अगर आप 100 रुपीज से $1 खरीद सकते हैं, तो प्राइस ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू 1 over 100. दैट इज $0.01. दोनों को कंपेयर करें कि पहले आप जो ₹1 से $0.00357 खरीद सकते थे, नाउ the 1 rupee is able to purchase more units of dollar and that is 0.01. इसका मतलब क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट या हाई एक्सचेंज रेट. हाई एक्सचेंज रेट क्या हुआ कि अगर आप अपनी करेंसी से पहले फॉरेन करेंसी को कम खरीद सकते हो और अब पहले से ज्यादा खरीद सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड हाई या स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट. और इसके कंट्रास्ट में लो या वीक एक्सचेंज रेट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि इन कंपैरिजन ऑफ पास्ट टाइम में अगर आप $1 जो है वो 100 रुपीज के इक्वल है, तो इट मीन्स इन द पास्ट टाइम द प्राइस ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज 1 over 100. It means
1 rupee is able to purchase $0.01. Now the exchange rate is $1 equal to 280 rupees. इसका मतलब क्या है कि अब आप पहले से कम डॉलर सेम रुपी में परचेज कर सकते हैं, एंड दैट इज $0.00357. एंड दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड, इससे हमें क्या पता चला कि देयर इज वीक एक्सचेंज रेट और द लो एक्सचेंज रेट, कि पहले आप अपनी करेंसी से फॉरेन करेंसी को ज्यादा परचेज कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि अब आप पहले से कम परचेज कर सकते हैं, एंड इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड वीक और लो एक्सचेंज रेट. डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ द फॉरेन एक्सचेंज इज डिटर्मिन्ड, यानी ये कैसे पता चलेगा कि जो $1 है दैट इज इक्वल टू ₹280, ये $1 280 रुपीज के इक्वल कैसे आया? तो उसके लिए एक सिस्टम है, उसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. व्हाट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज कि गवर्नमेंट इटसेल्फ या इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, द मॉनेटरी अथॉरिटी और द सेंट्रल बैंक इटसेल्फ फिक्सेस द एक्सचेंज रेट. जैसे कि पाकिस्तान में 15 दिन के लिए कि पेट्रोल की प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है, इसी तरह से अगर एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाए फॉर 15 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 7 डेज, तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? इफ गवर्नमेंट और रेलेवेंट मॉनेटरी अथॉरिटी इटसेल्फ फिक्सेस द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज. तो अगर गवर्नमेंट या उसकी बिहाफ पे जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी हो, जैसे कि पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक है, तो वो खुद अगर फिक्स कर दे, सपोज सेंट्रल बैंक ये कहता है कि अगले जो 10 दिन के लिए जो $1 है, $1 इक्वल टू होगा सपोज 250 रुपीज. तो ये किसने फिक्स कर दिया? ये गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट खुद फिक्स कर दिया. बाकी जो फ्लक्चुएशन होगी करेंसी, उसका फायदा या नुकसान कौन गेन करेगा? वो सेंट्रल बैंक गेन करेगा. जैसे कि पेट्रोल में अगर वो सपोज एक प्राइस फिक्स कर देते हैं और उसके बाद पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस नीचे चली जाती है, तो उसका गेन हुआ गवर्नमेंट को, और अगर ऊपर चली जाती है तो उसका लॉस हुआ गवर्नमेंट को. तो ये गेन और लॉस फिर कौन बियर करेगा? वो गवर्नमेंट खुद बियर करेगी. तो ऐसे सिस्टम में गवर्नमेंट अपनी करेंसी की प्राइस को दूसरी करेंसी की टर्म्स में खुद फिक्स कर देती है, एंड दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को पहले से कम कर दे, तो दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. फिर से सुनिएगा कि अगर गवर्नमेंट या आपकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है डेलिबरेटली डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, तो दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे. फॉर एग्जांपल हम कहें कि $1 जो है, $1 है, वो 280 रुपीज की बजाय अब होगा 300 रुपीज का. तो जब 300 रुपीज का रखा, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली कम कर दिया. अगर गवर्नमेंट डेलिबरेटली अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे, तो दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. ऑन द अदर हैंड, अगर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज, तो दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है? अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली कम करना. और रीवैल्यूएशन क्या है? अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली बढ़ा देना. क्लियर होगी बात?
और फिक्स एक्सचेंज रेट में सपोज अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से, ये एक डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है जिसमें ये सप्लाई ऑफ करेंसी है, ये डिमांड फॉर करेंसी है, और इस वक्त जो ग्राफ बना हुआ है ये प्राइस ऑफ यूएस डॉलर है इन यूरोस, यानी ये प्राइस ऑफ डॉलर है, प्राइस ऑफ डॉलर है, ये क्वांटिटी ऑफ डॉलर है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाए तो मार्केट में इसका रेट बढ़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये रेट ना बढ़े। ठीक है, अब जब रेट ना बढ़े तो उसके लिए वो क्या करती है, उसके लिए जितनी उसने डिमांड बढ़ी थी, डिमांड फॉर करेंसी, उतनी उसने डॉलर को मार्केट में सप्लाई कर दिया। इस सप्लाई की वजह से क्या हुआ कि रेट जो 2.4 पे पहुंचा था वो वापस 2 पे आ गया। ठीक है, इस तरह के, जब आप इस तरह के जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी डिमांड सप्लाई में इंटरवीन करके रेट को कम या ज्यादा करते हैं तो उसको कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसे क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, गवर्नमेंट 2 पे रेट को उसने फिक्स किया हुआ है और उससे ऊपर या नीचे नहीं जाने दे रही। जितनी भी चेंजेस आती हैं डिमांड और सप्लाई की वजह से, उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको मेंटेन करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली मेजर्स ले रही है। जैसे हमने ये कहा कि डिमांड फॉर करेंसी जो है डॉलर बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने मार्केट में सप्लाई को बढ़ा दिया उतना डॉलर्स को और उसको वापस 2 पे ले गई। तो दिस इज कॉल्ड द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको क्या कहते हैं, इसके लिए एक टर्म और यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट का मकसद क्या था, गवर्नमेंट अपने एक्सचेंज रेट को 2 पे फिक्स किए हुए है। क्लियर होगी बात, फिर से सुन लें। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को पहले से बढ़ा दे तो दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और अगर अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे तो दैट इज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसके कंट्रास्ट में फ्लोटिंग या फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक अगर एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी से डिटरमिन हो तो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग या फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट के डिमांड सप्लाई, जैसे कि बहुत सारी चीजें डिमांड सप्लाई फोर्सेस से तय होती हैं, अगर मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी डिमांड सप्लाई से तय हो तो दिस इज कॉल्ड फ्लैक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम में डिमांड या सप्लाई में चेंज आने से अगर आपकी करेंसी की वैल्यू पहले से कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और अगर आपकी करेंसी की वैल्यू जो है मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये एक्चुअली क्या है कि ये जो रेट है ये कम हो गया तो एप्रिसिएशन, और रेट अगर बढ़ जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो एक आपने पढ़ा डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन क्या होती है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद कम कर दें, और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। ऑन द कंट्रास्ट में इसके क्या है कि अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद बढ़ा दें तो वो होता है रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब जब हम डिमांड और सप्लाई से करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं तो डिमांड फॉर करेंसी क्या होता है और सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होता है। जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं या कैपिटल इनफ्लो होता है, एक्सपोर्ट्स या कैपिटल इनफ्लो होता है, या मुल्क में किसी भी तरीके से जो कैपिटल आता है वो आपकी करेंसी की डिमांड को जनरेट करता है।
जब हमने एक्सपोर्ट करनी होती है तो एक्सपोर्ट के बदले में हमें क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी। और जब वो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट होगी किस में, डोमेस्टिक करेंसी में, तो आपकी करेंसी की डिमांड जनरेट होती है। तो किसी भी करेंसी की डिमांड में और उसकी प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे इनवर्स रिलेशन? ये सपोज डिमांड फॉर करेंसी है और ये प्राइस ऑफ करेंसी है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉर करेंसी यानी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर करेंसी कम हो जाती है और ये कम होने से बढ़ जाती है। और इसका जो एसोसिएशन है ये इनवर्स है। प्राइस ऑफ करेंसी जब कम होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी गुड्स जो हैं वो जो फॉरेनर्स के लिए वो क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, जिससे आपकी गुड्स की मार्केट में जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए ये इनवर्स एसोसिएशन होती है डिमांड फॉर करेंसी में और उसकी प्राइस में। और अगर हम इसको इधर क्वांटिटी फॉर करेंसी ले लें, यानी अगर अपने हिसाब से देखें तो ये रुपी, और इधर प्राइस ऑफ करेंसी यानी प्राइस ऑफ रुपी ले लें, तो एक इस तरह से डिमांड फॉर करेंसी का ग्राफ बनेगा। तो किसी करेंसी की क्वांटिटी डिमांडेड में और उसकी प्राइस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। इसी तरह से जो सप्लाई ऑफ करेंसी है, सप्लाई ऑफ करेंसी जो आपकी इंपोर्ट्स होती हैं और जो कैपिटल आउटफ्लो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सप्लाई ऑफ करेंसी को। जो इंपोर्ट्स होती हैं, इंपोर्ट्स की वजह से आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ेगी और जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसी तरह आपके मुल्क से पैसा बाहर जाए तो फॉरेन करेंसीज की डिमांड बढ़ेगी और आपकी करेंसी की क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी। ये याद रहे कि जो डिमांड एक करेंसी की होती है वो दूसरी करेंसी की सप्लाई होती है। तो जो सप्लाई की एसोसिएशन है प्राइस के साथ, तो सप्लाई ऑफ रुपी या जो जो आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ करेंसी। प्राइस ऑफ करेंसी के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ करेंसी बढ़ जाती है और कम होने से कम हो जाती है। उसी तरह से जिस तरह से हम एक आम डिमांड सप्लाई का ग्राफ देखते हैं। तो फिर रेट कैसे तय होगा? रेट होगा जहां पर जो ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉर करेंसी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ करेंसी के इक्वल हो जाए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये प्राइस ऑफ रुपी है, सपोज ये 1/280 आ जाए तो ये आ जाएगा 0.00357। ये कैसे तय हुआ? ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की मदद से फिक्स हुआ, डिटरमिन हुआ। अगर डिमांड इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, ये रेट भी बढ़ जाएगा। और रेट के बढ़ने को क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर सपोज डिमांड कम होती है तो ये रेट क्या होगा, नीचे चला जाएगा। इसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो एक बात हमें और पता चली कि जो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये आपकी मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से होती है। अगर डिमांड और सप्लाई की फोर्स में चेंज से जो रेट है वो पहले से इंक्रीज कर जाए तो उसको हम कहेंगे एप्रिसिएशन, और अगर कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। इसी तरह से हम इसको ग्राफ से शो भी करवा सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या है कि ये आपका ओरिजिनल है। अगर ये ओरिजिनल पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब किसी वजह से जो आपकी करेंसी की डिमांड है वो पहले से बढ़ गई, जिससे डिमांड कर्व फॉर करेंसी जो है वो शिफ्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। और अगर ये कम हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हम पिछले डिमांड सप्लाई ग्राफ से देखते रहे। इसी तरह से अगर हम कहें कि सप्लाई में चेंज से क्या होगा, तो सप्लाई में चेंज से भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये आपका इनिशियल है इक्विलिब्रियम, फिर अगर सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीज कर जाएगी
तो उससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाए, और अगर ये डिक्रीज हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड फॉर करेंसी इंक्रीज हो जाए, डिमांड फॉर करेंसी इंक्रीज हो जाए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट या मार्केट एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले से बढ़ जाएगा। और डिमांड फॉर करेंसी अगर कम हो जाए, यानी इसका ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। इसी तरह सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाए, बढ़ जाने का मतलब याद रहे कि शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ है। अगर इसका ग्राफ शिफ्ट हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, और अगर इसी तरह से सप्लाई ऑफ करेंसी कम हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज, ये जो इनका लिंक है वो याद रहना चाहिए। जब हम किसी एक ग्राफ को देख रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उसकी इस इनवर्स या डायरेक्ट रिलेशन को देख रहे होते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ करेंसी जो है उसके कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉर करेंसी जो है वो इंक्रीज कर गई या ज्यादा होने से कम हो गई। जब हम कहते हैं कि डिमांड के इंक्रीज करने से, तो एक्चुअली हम डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने से जो इक्विलिब्रियम में एक्सचेंज रेट है उसकी बात कर रहे होते हैं। ये जो कंफ्यूजन हो जाती है, इसको क्लियर रहना चाहिए। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट। When we say the factors affecting the foreign exchange rate, it means the determinants of foreign exchange rate. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। उसमें एक है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, सपोज हमारे जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारे बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से क्या होगा, हमारे मुल्क में पैसा आएगा, चूंकि हमारे मुल्क के बैंकों में लोग बाहर के यानी फॉरेनर्स पैसा रखेंगे, जिससे कैपिटल इनफ्लो हुआ। जब कैपिटल इनफ्लो हुआ तो कैपिटल इनफ्लो से करेंसी की डिमांड जनरेट होती है, डिमांड फॉर करेंसी इंक्रीज कर गई। तो अभी हमने पढ़ा कि डिमांड फॉर करेंसी के इंक्रीज करने से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कहें कि हमारे बैंक ने रेट को कम कर दिया, हमारे बैंक्स के रेट कम करने से क्या होगा, यहां से लोग पैसा निकलवाएंगे और फॉरेन बैंक्स में रखना शुरू कर देंगे, जिससे क्या हो गया, कैपिटल आउटफ्लो हो गया। कैपिटल आउटफ्लो होने से क्या हुआ, सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीज कर गई, और सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीज करने से क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया। ये अभी हमने पढ़ा कि सप्लाई ऑफ करेंसी अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होता है। फिर है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट में अगर हम कहें कि अगर आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई है, प्राइस लेवल बढ़ गया, तो प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होगा, सपोज ये प्राइस लेवल बढ़ा तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो चीज है वो फॉरेनर्स के लिए एक्सपेंसिव हो गई, जिससे एक्सपोर्ट कम हो गई। अब अगर एक्सपोर्ट कम होगी तो हमारी करेंसी की डिमांड कम हो गई, और हमारी करेंसी की डिमांड कम होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया। और अगर इसको इस तरह से देखें कि प्राइस हमारी बढ़ने की वजह से हमारी इंपोर्ट जो है वो पहले से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इंपोर्ट के ज्यादा होने से हमारी सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीज कर गई। सप्लाई ऑफ करेंसी के इंक्रीज करने से अगेन फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, यानी इफेक्ट सेम है। इस तरह से देख लें या इस तरह से देख लें। फिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर आपका मुल्क स्टेबल हो और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो तो क्या होगा, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है दूसरे करेंसीज के साथ उसमें इंक्रीज आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउनफॉल है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से है करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट में अगर आपका जो कैपिटल है, या करंट अकाउंट में आप ये कह लें कि जैसे एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे अभी भी हमने पढ़ा, अगर एक्सपोर्ट्स अगर कम हो जाए यानी इनफ्लो ऑफ फंड जो है वो आपका कम हो गया।
इनफ्लो कम होने से अगेन डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाएगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। पब्लिक डेट, अगर किसी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें पब्लिक डेट का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इससे भी क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पेकुलेशन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी करेंसी कल को इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, अगर गवर्नमेंट किसी मसलन पाकिस्तानी जो $280 हैं, अगर $1 के इक्वल है, $1 इज इक्वल टू 280 रुपीज, और इसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने डॉलर्स को अपने रिजर्व में से फ्लोट कर दिया मार्केट में, जिससे डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, और सपोज ये $1 जो है वो इक्वल आ गया ₹250 के। तो इस तरह से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से आपका जो एक्सचेंज रेट बढ़ भी सकता है, और पॉसिबल है कि कम भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी की सप्लाई को बढ़ा रही हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर बैलेंस सरप्लस होगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, यानी अगर बीओटी सरप्लस होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट से ज्यादा है। और अगर डेफिसिट होगा, डेफिसिट का मतलब कि इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो इन दैट केस फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्लाइन आ जाएगी उसमें। फिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही हो, तो उससे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो पहले से इंक्रीज कर जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे अभी भी हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट होता है और इंपोर्ट प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होता है। तो एक्सपोर्ट प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा कि अगर आपका द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑन द एक्सपोर्ट, मसलन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो सपोज बढ़ गया, बढ़ने का मतलब यह है बढ़ने का मतलब यह है कि अब आपकी जो चीज है वो फॉरेनर्स के लिए महंगी हो गई। अगर आपकी चीज फॉरेनर्स के लिए महंगी हो जाए, तो उससे एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, और इंपोर्ट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। और अगर हम उसको प्राइसेस के रिगार्डिंग देखें, तो हमारी चीज जो है फॉरेनर्स के लिए महंगी है, और फॉरेन चीजें हमारे लिए सस्ती हो गई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अगर हम कहें कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो इससे क्या होगा कि हमारी चीज जो है फॉरेनर्स के लिए क्या हो गई, सस्ती हो गई, और इंपोर्टेड गुड जो हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी। ठीक हो गया। जैसे हम कहें कि जो डॉलर रेट बढ़ने से हमें इंपोर्टेड गुड महंगी मिलती है, तो क्यों महंगी मिलती है, क्योंकि पहले डॉलर सपोज था 200 का, अब है ₹280 का, तो अभी तो हम महंगी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज मैक्रो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा, तो मैक्रो इकोनॉमी पे भी इफेक्ट हो सकता है। सपोज अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के कम होने से एक्सपोर्ट बढ़ गई, और इंपोर्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है, दैट इज द सम ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये वाला जो फैक्टर है, इसमें चेंज आ गई। अगर ये पहले से इंक्रीज कर जाए, तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर गई, और अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर गई, तो जैसे हमने ये दिखाया एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसके राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी में जो ओवरऑल आउटपुट है वो पहले से इंक्रीज हो गई, और आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, चूंकि ये वर्टिकल जो पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक्सप्रेस करता है, आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करीब पहुंच गए। तो ये आउटपुट के बढ़ने से ना सिर्फ ये है कि आपकी आउटपुट बढ़ी है, यानी जीडीपी बढ़ी है, इसके साथ साथ ये हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज की है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से इनकम लेवल इंक्रीज होता है, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होता है लोगों का। तो ये एक
अफेक्ट है एक्सचेंज रेट का किस पे? मैक्रो इकोनॉमी पे। फिर यह है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के। फिक्स्ड याद रहे कि हमने कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने या आपकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक है, उसने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया। उसने ये कहा कि अब जो है वो $1 280 रुपीज का होगा फॉर कितने टाइम पीरियड के लिए? सपोज वो कहता है जी 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए। तो इसका क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। आपने जो भी चीजें खरीदनी है, आपको अंदाजा है कि ये जो डॉलर है इसकी प्राइस फिक्स है, और आप उसके लिए माइंड बना के आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, जिससे स्टेबिलिटी आई और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप आगे डिसीजन ले सकते हो परचेज का। इन्फ्लेशन कंट्रोल आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं कि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, यानी बाहर की चीज़ अगर कोई उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, उससे जो प्राइसेस में चेंज आ रही है उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप अपने जो एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है आप इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर सकते हो, क्योंकि आपने बताया कि भाई यहाँ पे स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, आप जो है वो एक हाईली फ्लक्चुएशन नहीं होगी मार्केट में, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है इनकरेज होगी। आप स्पेकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हो डेफिनेटली। जब आप के स्टेबल होगा तो कोई स्पेकुलेशन या रूमर्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी और इंस्टेबिलिटी होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पेकुलेशन रिड्यूस करती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसके लिए गवर्नमेंट को रिजर्व चाहिए। मसलन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये जो $1 है वो ₹280 के लिए है फॉर द टाइम पीरियड 15 डेज। अब 15 डेज में आगे जो करेंसी है उसमें चेंजेस आ जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। सपोज जो डिमांड सप्लाई से तय हो तो वो चला गया 300 पे। अब पर डॉलर पे आपको कितना लॉस बियर करना है? 20 रुपीज। अब ये 20 रुपीज का जो लॉस है वो गवर्नमेंट खुद बियर कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट को रिजर्व चाहिए। लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस ला के आप ओवरऑल इकोनॉमी में चेंजेस ला रहे होते हो। तो जब आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किया होता है तो उसमें भी उतनी चेंजेस नहीं ला सकते। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप चेंज लाओगे तो उससे अफेक्ट कर जाएगा आपका ये जो एक्सचेंज रेट है। तो उसके लिए फिर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी में। ट्रेड इम्बैलेंस हो सकते हैं। मसलन आपने आर्टिफिशियल कंट्रोल किया होगा तो उससे ट्रेड इम्बैलेंस होता जाएगा। मसलन आपने कहा ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, ये खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। मसलन अगर आपका करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही हो तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, इंपोर्ट पे खुद चेक लग गया। लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियल उसको मेंटेन रख लिया तो उससे क्या होगा, आपकी इंपोर्ट बढ़ती जाएगी। इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा कि इंपोर्ट ग्रेटर हो जाएगी एक्सपोर्ट से, जिससे ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा आपकी इकोनॉमी। इम्पैक्ट ऑन competitiveness। तो competitiveness चूंकि प्राइसेस की वजह से होती है, तो अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका बढ़ जाए, सपोज बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कर गई। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट के इंक्रीज करने से एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाएगी और इंपोर्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से। दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एडवांटेज क्या है, इससे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है। जो भी हम कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से। क्यों? क्योंकि जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिमांड सप्लाई से हमने दिखाया,
ये सप्लाई ऑफ करेंसी, ये डिमांड फॉर करेंसी। इसके जो ऊपर होता है ये आपका सरप्लस इन द डोमेस्टिक करेंसी होता है, लेकिन डेफिसिट इन बीओपी को शो करता है ये। डेफिसिट इन बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है। अब ऑटोमेटिकली जब आपका ये प्राइस नीचे आएगी तो प्राइस के नीचे आने से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और इंपोर्ट कम हो जाएगी, जिससे ये जो प्रॉब्लम है डेफिसिट इन बीओपी की, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर हो तो ये सरप्लस इन बीओपी को रिप्रेजेंट करता है। इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और सरप्लस जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं किसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसको आप पूरी तरह से इफेक्टिवली रन कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के साथ। रिजर्व्स की जरूरत नहीं होती और ट्रेड इम्बैलेंस नहीं होता। अगर आप गौर करें तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट के एडवांटेज थे वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के जो इसके डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज है, और जो उसके एडवांटेज होंगे वो इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। जैसे कि आप देखें कि एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से आपका डिसीजन लेने में इश्यू आता है। आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो बाहर की चीज़ों की साथ वो इन्फ्लेशन भी आपकी कंट्री में ले आती है। फिर है कि आपके जो कैपिटल फ्लोज हैं उसमें बहुत एकदम से सडन चेंज आती है। तो सडन चेंज से क्या होता है कि जो कैपिटल फ्लोज हैं, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, और वो सडन इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से आपका जो फिनेंशियल सिस्टम है वो रिस्क पे चला जाता है। और अगर इस सिस्टम में आपने कोई कर्जा ले रखा हो और उससे क्या होगा कि रेट के कम या ज्यादा होने से एकदम आप पे जो कर्जा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि सपोज आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जा रही है तो इसका मतलब है कि आपको कर्जा देने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं पे बैक के लिए। यानी डेट सर्विसिंग जो है एक्चुअली, डेट सर्विसिंग क्या होती है कि जो आपने कर्जा देना है, कर्जे पे जो इंटरेस्ट है वो जो आप पे करते हैं उसको डेट सर्विसिंग कहते हैं। तो ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उससे आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ सकती है। ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के और फिक्स एक्सचेंज रेट के, एक दफ़ा इसको आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना भी होगा जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बाकी जो टेक्निकल काम है वो हो गया। हमें जो याद रखना है वो ये है कि फिक्स एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली एक रेट फिक्स कर देती है, और अगर वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली कम कर दे तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और अगर बढ़ा दे तो उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। दूसरा ये है कि एक्सचेंज रेट जब डिमांड सप्लाई फोर्सेस से तय होता है तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम में अगर आप अपनी करेंसी, ये जो डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो वो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है, और कम हो जाए तो वो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।